जो हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। क्योंकि आप लोग को कल अटेंडेंस स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, जिसमें क्या हम फ्लूइड के चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड के बारे में देखेंगे कि सॉलिड पे अगर फोर्स और लग रही है तो वो सॉलिड किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है। उसमें डिफॉर्मेशन वगैरह आती है तो कितना डिफॉर्म होगा, ठीक है। लेंथ वगैरह कितना चेंज होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें देखेंगे, ठीक है। तो देखो, इसमें जो बेसिक जो मेन है, ठीक है, वो स्ट्रेस, ठीक है, फिर से स्ट्रेन, ठीक है, ये चीजें है। इसी के बारे में हम ज्यादा चर्चा करेंगे, स्ट्रेन और फिर यंग्स मॉडुलस आएगा, बल्क मॉडुलस आएगा, ठीक है। ये सब चीजें कुछ दो कांस्टेंट आएंगे, ठीक है। यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस आएगा, ठीक है। तो बेसिक जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन पे हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। और सॉलिड, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें, ठीक है, कि सबसे पहले हम कुछ फोर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, कोई अगर बॉडी पे फोर्स लग रही है, ठीक है,
तो वो फोर्स क्या क्या कर सकता है? तो सबसे पहले तो अपना है डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स होगा वो डिफॉर्मिंग फोर्स होगा। तो डिफॉर्मिंग फोर्स देखो क्या करता है, एक्सटर्नल फोर्स विच टेंड्स टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन लेंथ, ठीक है, वॉल्यूम और शेप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। एक फोर्स, ऐसा फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी का, ठीक है, लेंथ को चेंज करे या वॉल्यूम को चेंज करे या उसके शेप को चेंज करे, ठीक है, उस तरह के फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे, है कि नहीं? ठीक है, कि मान लो मेरा कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ऐसे फोर्स लगा, तो ये फोर्स क्या करेगा, इसके शेप को चेंज करेगा, ठीक है। ये फोर्स जो है इसके शेप को चेंज करेगा, ठीक है। तो इस फोर्स को हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। या तो इसके लेंथ को चेंज करे, मान लो कोई एक रॉड है मेरे पास, ठीक है, और इस रॉड पे एक फोर्स लगा, ठीक है, ये यहाँ से हिंज था, रॉड मतलब फिक्स था, ठीक है, यहाँ से फिक्स था, ठीक है, और इस पे हमने एक फोर्स इधर लगाया, ठीक है। तो ये फोर्स क्या करेगा, इसके लेंथ को चेंज करने का टेंडेंसी होगा इसके, ठीक है, इस फोर्स का, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ये इसके शेप को चेंज कर रहा है, या बोल सकते हैं इसके वॉल्यूम को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स या तो लेंथ को चेंज करे, या तो वॉल्यूम को चेंज करे, या उसके शेप को चेंज करे, ठीक है। तो तीनों जो फोर्स होंगे, ठीक है, या तो कोई तीनों में से कोई एक चेंज करे या तीनों चेंज करे, तो उस टाइप के फोर्स को हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक सर है कि नहीं? क्लियर है ये? सर लो, सर जी, आवाज जा रही है ना? लो, मेरी आवाज आ रही है आपको? भाई बोल। हाँ जी, ठीक है। सर हाँ भाई सर, जब मतलब एक टर्म हाँ, होती है जैसे क्या कॉन्फ़िगरेशन, जो बोलोगे? टर्म सर, जो कॉन्फ़िगरेशन क्या टर्म बोल होती है वो, सर आवाज नहीं आ रही क्या आपको? हाँ वो है, हाँ वो आएगी, कंप्रेशन वगैरह सब आएगी, ठीक है। सर जो कॉन्फ़िगरेशन टर्म होती है वो इन तीनों के कंबाइन के लिए यूज होती है। हाँ हम बोल सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं, ठीक है, कि लेंथ वॉल्यूम या शेप, ठीक है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कराता है बॉडी के, ठीक है, तो हम बोल ठीक सकते है। हैं, ठीक है वो। या हम सिंपल ऐसे बोले कि लेंथ वॉल्यूम या शेप को चेंज करें, ठीक है, उसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे, ठीक है। आप बोल सकते हो कि बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है, ठीक है। तो कोई भी चीज चेंज होगा, लेंथ चेंज हुआ या वॉल्यूम चेंज हुआ या शेप चेंज हुआ, तो बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा ही, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है, ठीक है, उसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे, ठीक है। ओके। यस सर। ओके सर। दूसरा जो फोर्स होगा रीस्टोरिंग फोर्स होगा, ठीक है। दूसरा जो फोर्स होता है एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है। तो देखो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, कि जब एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे लगता है, ठीक है, तो बॉडी में डिफॉर्मेशन की टेंडेंसी आती है, ठीक है। डिफॉर्मेशन हो सकता है कि वो उसका लेंथ चेंज होना चाहे, या उसका वॉल्यूम चेंज होना चाहे, या उसका शेप चेंज होना चाहिए। तो बॉडी क्या करता है, एक अपना इंटरनल फोर्स लगाता है, ठीक है, और उसको रीस्टोर करने का उसका टेंडेंसी होता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी बॉडी नहीं चाहता है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन या लेंथ या वॉल्यूम या कोई भी चीज चेंज हो, ठीक है। तो उसके लिए वो एक अपोजिट फोर्स लगाएगा, ठीक है। वो अपोजिट फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे, ठीक है। कि मान लो कि हमने यहाँ पे एक हिंज था, ठीक है, हमने एक रॉड रखा यहाँ पे, ठीक है, और इस रॉड पे हमने एक फोर्स लगाया, ठीक है। तो इस बॉडी का टेंडेंसी होता है, ठीक है, इस बॉडी का टेंडेंसी होगा कि वो, ठीक है, इसको अपोज करे, ठीक है, इस फोर्स को अपोज करे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। कि मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है हर एक डायरेक्शन में, मान लो, ठीक है, सिमेट्रिकली फोर्स ऐसे लग रहा। तो ये फोर्स चाहेगा कि इस बॉडी के शेप को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ये फोर्स चाहेगा कि इस बॉडी के शेप को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक इंटरनल फोर्स इस पे लगेगा, ठीक है, इंटरनल फोर्स इस पे लगेगा, ठीक है, जो कि इसके इस चेंज को अपोज करेगा, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि उस चेंज से, मान लो कि हमने, मान लो कि मेरे पास एक रबर है, ठीक है, एक रबर है या स्प्रिंग ले लो, ठीक है। तो स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं, ठीक है, तो स्प्रिंग को जब हम एक फोर्स लगा के खींचेंगे, तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आना चाहता है, ठीक है, स्प्रिंग हमेशा अपने नेचुरल लेंथ पे आना चाहता है, और इधर स्प्रिंग अपना फोर्स लगाता है, ठीक है
ठीक है, और उसी को हम स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। तो स्प्रिंग में जब तुम इलोंगेशन या कंप्रेशन जो भी करोगे, मान लो तुम कंप्रेस भी कर रहे हो स्प्रिंग को, ठीक है, तो कंप्रेशन के केस में भी स्प्रिंग जो है वो अपोजिंग फोर्स लगाता है। तो ये जो फोर्स है ना, पहले स्प्रिंग फोर्स इधर लगा क्योंकि स्प्रिंग का हमने फोर्स आगे लगाया था, तो स्प्रिंग का आगे जाने की टेंडेंसी हुई, लेकिन इस टेंडेंसी को ये अपोज करेगा, ठीक है, इसको ये अपोज करेगा, ठीक है, और ये पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगाएगा। अगर सेम हम इसको कंप्रेशन करना चाहे, ठीक है, यानी आगे फोर्स लगा के इसको कंप्रेस करना चाहे, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही स्प्रिंग कंप्रेस यानी अपने शेप, इसका जो शेप चेंज होगा, ठीक है, इसका लेंथ चेंज होगा, ठीक है, तो उससे उसको ये अपोज करना चाहेगा और एक फोर्स आगे की तरफ लगाएगा जिसको हम स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, और स्प्रिंग फोर्स के एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो कोई भी बॉडी में कोई अगर फोर्स लग के उसमें डिफॉर्मेशन करने की टेंडेंसी होती है ना, तो वो बॉडी उसको अपोज करता है, ठीक है। वो इजिली, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज इजिली डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ टेंडेंसी उसका होता है कि उसमें जो डिफॉर्मेशन है उसको वो अपोज करे, ठीक है, उसको हम रीस्टोर, या उस ऐसे भी बोल सकते हैं कि बॉडी अपने नेचुरल लेंथ या नेचुरल वॉल्यूम या नेचुरल शेप पे आना चाहता है, ठीक है। और अगर मान लो कि स्प्रिंग को अगर हम फोर्स लगा के छोड़ देंगे, ठीक है, तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आ गई, ठीक है, तो वो जो आ रही है ना स्प्रिंग, वो रीस्टोरिंग फोर्स के कारण आ रही है, ठीक है, क्योंकि उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगा, ठीक है, उसी फोर्स के कारण फिर वो अपने नेचुरल लेंथ पे आएगी। मान लो हमने स्प्रिंग को एक्सटेंड करके छोड़ दिया, ठीक है, तो स्प्रिंग अपनी फिर नेचुरल लेंथ पे आ जाती है, ठीक है। तो वो जो नेचुरल लेंथ पे लाने का जो काम कर रहा है वो रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो वही था कि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इन द बॉडी, देन एन इंटरनल रेसिस्टेंस प्रोड्यूस इन द मटेरियल ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स व्हिच इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा चाहता है कि बॉडी अपने जो नेचुरल लेंथ था उसका, ठीक है, जो नेचुरल लेंथ था उसी के वो रहे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है दोनों फोर्स? एक तो हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स जो कि डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और दूसरा रीस्टोरिंग फोर्स जो कि उस डिफॉर्मेशन को रीस्टोर करने की टेंडेंसी रखता है कि नहीं? बोलो यस सर। Yes, sir. जी, और लोग ओके। तो ये हो गई। तीसरा अगर हम देखें तो एक इलास्टिसिटी, ये प्रॉपर्टी है बॉडी का, ठीक है, किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ठीक है, ठीक है। इलास्टिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि ये प्रॉपर्टी है मटेरियल का ऑफ अ बॉडी, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज एनी चेंज इन शेप और साइज, ठीक है, जिसके कारण कि वो अपोज करता है एनी चेंज इन शेप और साइज, ठीक है। when deforming force are applied on it, ठीक है, and recover its original state, ठीक है, as soon as the deforming force are removed, ठीक है। तो जैसे ही मान लो कि इलास्टिक बॉडी में क्या होता है ना, जैसे कि रबर की बात करें तो तुम रबर को अगर मान लो कि यहाँ पे रबर है, तुमने इसको खींच के छोड़ दिया, तो खींच के छोड़ने से क्या होता है कि वो अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाता है, ठीक है। या मान लो कि मेरे पास एक लकड़ी है, मान लो वुड है, ठीक है, इस पे तुम थोड़ा सा फोर्स मान लो कि वुड नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं दूसरा मटेरियल, ठीक है, कि मान लो मेरे पास रॉड है, ठीक है, आयरन का रॉड है, तो इसको तुम एक्सटेंड करके छोड़ोगे और एक रबर को एक्सटेंड करके छोड़ोगे, ठीक है, तो रबर जो है वो अपने नेचुरल लेंथ पे आने का उसका टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि रबर जो है वो मोर इलास्टिक है, ठीक है, रबर जो है वो इलास्टिक देन रॉड, ठीक है, आयरन रॉड, ठीक है। तो इलास्टिसिटी जो है वो प्रॉपर्टी मटेरियल का है, ठीक है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल प्रॉपर्टी नहीं, उस मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि रबर का ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि वो अपने नेचुरल लेंथ पे आ रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि जो रबर है वो मोर इलास्टिक देन आयरन रॉड, ठीक है। तो वही चीज है कि इलास्टिसिटी, ठीक है, property of material of the body by virtue of which it oppose any change in its shape or size, ठीक है, when deforming force are applied on it, ठीक है, जब उस पर deforming force applied होती है, when they recover its original state as soon as deforming force are removed, यानी जैसे ही रबर पर से फोर्स हटाओगे तो वो अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा, ठीक है।
तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सर आप एक बार और और रिपीट कर देंगे, नेट की वजह से समझ नहीं आ रहा था। सर ठीक है, आयरन देखो रॉड बहुत सारे टाइम के बाद बैक आएगी ना थोड़ा बहुत तो। हाँ वो आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो सभी चीज आती है, ठीक है, ठीक है, लेकिन टोटली वो नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो टाइम के साथ तो वो अपने रीगेन रीगेन करने का वो टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, वो सभी मटेरियल में होती है कि धीरे धीरे वो टाइम के साथ अपने रीगेन करता है उस डिफॉर्मेशन को। ठीक है, तो देखो ये फिर से अगर हम बोल दें तो इलास्टिसिटी जो होती है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है मटेरियल का, ठीक है, ना कि कोई एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये मटेरियल का खुद का प्रॉपर्टी है ऑफ ए बॉडी, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज एनी चेंज इन शेप और साइज। ठीक है, एनी चेंज इन शेप और साइज, ठीक है, उसके शेप और साइज को चेंज होने से अपोज करता है व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स आर अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, जब उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होती है। ठीक है, जैसे कि रबर की बात करें, हमने एक रबर का एग्जांपल लिया था, एक आयरन का एग्जांपल लिया था। ठीक है, कि अगर हम रबर को एक्सटेंड करके मान लो रबर पे फोर्स लगाए और एक आयरन, देखो दोनों का एक इंच मैंने फिक्स कर दिया, रबर का एक, ठीक है, बेंच था, मान लो एक आयरन का रॉड था। ठीक है, तो रबर को मैंने खींचा है फोर्स से, आयरन को खींचा, तो थोड़ा आयरन में भी डिफॉर्मेशन हुआ होगा, रबर में भी डिफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो जब हम फोर्स को रिलीज करेंगे यानी फोर्स को रिमूव करेंगे, ठीक है, तो फोर्स को जब रिमूव करेंगे तो रबर क्या होगा, वो अपने नेचुरल लेंथ पे फिर आ जाएगा। ठीक है, वो अपने नेचुरल लेंथ पे वो लगभग क्या होता है कि रबर वो अपना लगभग 100% रीगेन कर लेता है शेप को, थोड़ा बहुत तो डिफॉर्मेशन रह ही जाएगा। ठीक है, लेकिन वो लगभग अपना रीगेन कर लेता है, मान लो 99% रीगेन कर लिया। ठीक है, तो इसी टेंडेंसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी, इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी। ठीक है, तो जो बॉडी जितना ज्यादा अपने चेंज को रीगेन कर लेगा ना, वो ज्यादा इलास्टिक होगा। ठीक है, उसी तरह आयरन की बात करें तो आयरन पे तुम फोर्स लगाओगे तो आयरन में जो भी इलोंगेशन वगैरह होगा, ठीक है, तो आयरन पे फोर्स तुम रिमूव करोगे तो फिर आयरन वो अपना उतना रीगेन नहीं कर पाएगा, रीगेन तो थोड़ा बहुत ये करेगा, लेकिन मान लो 10-20% ही रीगेन करेगा, ये कम्प्लीटली रीगेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि रबर जो है वो मोर इलास्टिक देन आयरन। तो ठीक है, सर जैसे तो आपने बताया कि इलास्टिसिटी हमेशा याद रखना, इलास्टिसिटी जो है वो प्रॉपर्टी है बॉडी का। ठीक है, जिस मटेरियल से बना होगा, ठीक है, वो मटेरियल का एक तरह से प्रॉपर्टी है, ना कि बॉडी का। ठीक है, बॉडी किस मटेरियल से बना हुआ है उसका प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, समझ गए? सर हम ये प्रूफ कैसे करेंगे कि रबर मोर इलास्टिक है? वो आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम देखेंगे, यंग्स मॉडुलस और करेंगे ना, वहां पे देखा जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम टाइप ऑफ बॉडी की बात करें। ठीक है, टाइप ऑफ बॉडी की बात करें, ठीक है, तो देखो हमने रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये रिजिड बॉडी क्या होता है, जब हमने रोटेशन किया था तो वहाँ पे रोटेशन को एक नाम दिया गया है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। ठीक है, तो रिजिड बॉडी ऐसा बॉडी होता है, ठीक है, हमने वहाँ पे बताया था कि रिजिड बॉडी ऐसा बॉडी होता है जिसके कि दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो दो पॉइंट के बीच कभी भी रिलेटिव मोशन नहीं आएगा। कि मान लो मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, और रॉड का हम अगर दो पॉइंट कंसीडर कर ले, ठीक है, अगर हम दो पॉइंट कंसीडर कर ले, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है, ठीक है, ए और बी। अब मान लो कि तुम रॉड को यहाँ से और लेटर से अज्यूम करो कि इस दोनों के बीच डिस्टेंस दी है। ठीक है, अब मान लो कि कोई फोर्स लगा के इस रॉड को आगे लेकर जाना है। ठीक है, अम, यहाँ पे ले आया। ठीक है, तो जब यहाँ पे ले आया तो अभी भी देखोगे तो इस दोनों बॉडी के बीच जो डिस्टेंस होगा, इस दोनों पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होगा वो डी ही रहेगा, ये दोनों के बीच डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों के बीच डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, अभी भी डी ही रहेगा। ठीक है, तो हमने वहां पे भी ऐसा एग्जांपल दिया था कि दो बॉडी के बीच, सॉरी, वैसा बॉडी जिसमें कि दो पॉइंट के बीच कभी भी डिस्टेंस चेंज ना हो। ठीक है, वैसे बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी, या ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि इस दोनों के बीच जो रिलेटिव मोशन है वो जीरो होता है। ठीक है,
रिलेटिव जो ट्रांसलेशनल मोशन है वो जीरो होता है। यानी अगर इसको हम आगे ले जा रहे हैं तो इस पे कोई बैठ के देखेगा तो इसको देखेगा तो ये इसको पता चलेगा कि बी रेस्ट पे ही है, क्योंकि ये दोनों के बीच डिस्टेंस चेंज ही नहीं होगी। यानी कि मान लो दो पर्सन को बैठा दे, एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है और ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो ए पे ये बैठा हुआ है, बी पे ये बैठा हुआ है, ये दोनों के बीच डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, यानी इस दोनों मैन के बीच डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी ए के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट पे है, बी के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है, ठीक है। यानी ये दोनों पॉइंट आपस में जो है अपने रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे है कि नहीं। सर जब खींच रहे हैं तो मतलब चेंज, क्या जैसे एक तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो उसका साइड लेंथ तो बढ़ेगी, तो चेंज क्यों नहीं हो रहा वो? क्या बोल रहे हैं? सर फोर्स लगाने से उसमें चेंज तो आएगा ना, तो फिर वो पॉइंट चेंज क्यों नहीं हो रहा इनका डिस्टेंस? नहीं, यहाँ पे देखो फोर्स तो एक ही साइड से लगा है, तो ये तो मूव करेगा ना, ये तो अभी मूव करेगा ना, हाँ सर। ठीक ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों साइड से फोर्स लग रहा है ताकि ये एक इलोंगेशन हो इसमें, ऐसा तो हमने नहीं किया ना कि इसमें इलोंगेशन या कंप्रेशन हो रहा, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ रिजिड बॉडी को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, कि रिजिड बॉडी क्या होती है, ठीक है। तो body is said to be rigid if relative position of its constituent particle remain unchanged, यानी relative position A के रिस्पेक्ट में B का पोजीशन, B के रिस्पेक्ट में A का पोजीशन चेंज ना हो when external deforming force are applied, ठीक है। The nearest approach यानी ऐसा बॉडी जिसमें कि डिफॉर्मेशन ही नहीं हो उसको हम बोल सकते हैं रिजिड बॉडी, ठीक है। तो ऐसा बॉडी जिसमें कि डिफॉर्मेशन, वैसे बेसिक जनरली कोई भी चीज रिजिड बॉडी नहीं होती है, क्योंकि जब तुम फोर्स लगाओगे तो थोड़ा ना थोड़ा डिफॉर्मेशन होगा ही, ठीक है। तो नियरेस्ट अप्रोच टू रिजिड बॉडी है डायमंड और कार्बोनियम, ठीक है। तो डायमंड और ये जो टूनर है ये बहुत ही हार्ड होते हैं, ठीक है। तो उस पर फोर्स वगैरह से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वो चेंज होगा ही, ठीक है। लेकिन देखो ये नियरेस्ट अप्रोच टू द रिजिड बॉडी, यानी रिजिड कोई भी चीज प्रॉपरली रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है। ये नियरेस्टली अप्रोच करता है रिजिड बॉडी को डायमंड और टाइटेनियम। वैसे कोई भी नेचर में चीज रिजिड बॉडी नहीं, तो आयरन की रॉड पे भी तुम फोर्स लगाओगे, मान लो इधर से फोर्स लगाना शुरू करते हैं तो ये दोनों के बीच डिफॉर्मेशन होगा, थोड़ा ना थोड़ा ये डिस्टेंस चेंज होगा, है कि नहीं। यानी कि इलोंगेशन होगा इसमें, और इलोंगेशन होगा तो ये डिस्टेंस जो है ये, मान लो पहले ये ए था बी था, तो ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, जी बोलो, सर। आवाज नहीं जा रही है? यस सर। यस सर, ठीक ठीक है। है। तो ये तो रिजिड बॉडी हो गया अपना। फिर आगे हम बढ़े तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की अगर बात करें कि वैसा बॉडी जो कंप्लीटली जो है वो रीगेन कर ले अपने शेप को, कि मान लो हमने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है। कोई बॉडी मान लो ऐसा बॉडी, ठीक है, कि हमने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स इस पे लगा, ठीक है, और डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण इस पे इलोंगेशन आया, ठीक है, मान लो इलोंगेशन हुआ, ठीक है। और जब फोर्स को रिमूव करेंगे, ठीक है, जब फोर्स को रिमूव करेंगे तो ये कंप्लीटली रिगेन कर ले अपने शेप को, यानी कंप्लीटली उसी लेंथ पे आ जाए, ठीक है, जो लेंथ पहले था वही लेंथ है आफ्टर रिमूविंग, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया गया तो, ठीक है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव जब, ठीक है, रिमूव देखो जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगा, ठीक है, तो ये इलोंगेट हुआ, और जब डिफॉर्मिंग फोर्स जब रिमूव हुआ तो ये कंप्लीटली रिगेन कर लिया, ठीक है। तो इस तरह के बॉडी को हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलेंगे, यानी यहाँ पे जो होगा कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली रीगेन इट्स शेप, ठीक है, शेप में लेंथ भी आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या किया, अपने लेंथ को कंप्लीटली रीगेन कर दिया, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखो तो वही चीज यहाँ पे है कि ये बॉडी विच परफेक्टली रीगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म ऑन रिमूविंग द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। वैसा बॉडी, ठीक है, जो कि जिसपे कि अगर मान लो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा था तो डिफॉर्म हो चुका था, जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किया, ठीक है,
तो वो कंप्लीटली अपने शेप को रीगेन कर गया, ठीक है। ओरिजिनल जो भी उसका शेप था, साइज था, जो भी था, वो रीगेन कर लिया, जैसे मतलब परफेक्ट जैसे पहले था, फोर्स लगने से पहले वैसे ही फिर हो गया, ठीक है। मैं यहाँ से फोर्स हटा देता हूँ, ठीक है। कि फोर्स लगने से पहले एल था, फोर्स लगा तो डिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, एल प्लस डेल्टा एल हो गया, ठीक है। यानी जो चेंज हुआ लेंथ का डेल्टा एल हुआ, ठीक है। और जब फोर्स आ गया, ठीक है, तो फिर वो रीगेन कर लिया अपने शेप को, ठीक है। तो इस तरह के बॉडी को हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग, सॉरी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। एग्जांपल में क्वार्ट्स आ गया, ठीक है। तो ये जो होता है वो क्वाइट क्लोज, मैंने पहले भी बताया था कि रबर भी जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं होता है, उसमें भी थोड़ा सा बहुत डिफॉर्मेशन रह जाती है, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक तो कोई चीज है ही नहीं, लेकिन क्वाइट क्लोज में क्वाइट्स आता है, ठीक है। तो ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के आता है, ठीक है। तो दूसरा है प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। तो मैक्सिमम जो देखो, हमने अभी तक देखा कि रिजिड बॉडी तो कोई नहीं है, परफेक्टली रिजिड बॉडी कोई भी चीज नहीं है नेचर में, ठीक है। और परफेक्टली इलास्टिक बॉडी भी कोई भी चीज नहीं है। तो इस दोनों के बीच में जो चीजें होगी उसको हम बोलेंगे प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। उसको हम बोलेंगे प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। तो प्लास्टिक तो एक अलग ही बॉडी है, सॉरी सॉरी, प्लास्टिक की एक अलग ही है, ठीक है। उस तरह के हम बोलेंगे इलास्टिक बॉडी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो प्लास्टिक एक अलग ही केस का बॉडी हो गया, ठीक है। प्लास्टिक बॉडी में क्या होता है ना कि वो डिफॉर्मिंग, क्या कहते हैं उसको, वो अपोजिशन फोर्स ही नहीं लगाता, ठीक है। कोई भी कि अगर मान लो कि हमने उस पर फोर्स लगा के उसको डिफॉर्म करना चाहे तो वो इजिली डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यानी वो जो फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स की बात करें, जो हमने पढ़ा कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है कि वो अपोज करता है उस चीज को, ठीक है। कि जो उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा है जो फोर्स, उसको वो अपोज करता है, ठीक है। तो प्लास्टिक बॉडी में क्या होता है कि वो अपोज ही नहीं करता, ठीक है। ए बॉडी विच डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी उस बॉडी के पास कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है कि वो अपोज करे उस फोर्स को, ठीक है। डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग द फोर्स, ठीक है। तो अपोजिंग द डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज प्लास्टिक बॉडी। तो ऑल बॉडी, जैसे कि मैंने बताया कि ऑल बॉडी विच डिफॉर्म्ड स्टेट इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स आर नोन एज प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। तो वो सभी बॉडी जो कि उसी स्टेट में रह जाए, डिफॉर्म्ड स्टेट में ही रह जाए, या अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव भी कर लेते हैं तो उसी स्टेट में फिर रह जाए, तो उस तरह के बॉडी को प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो तो क्ले, वैक्स, ठीक है, ये सब चीजें होती है। तो यहाँ से देखोगे कि अगर मान लो कि एक प्लास्टिक बॉडी है मेरे पास, ठीक है, एक प्लास्टिक रॉड है, ठीक है। हमने ये लेंथ एल था, ठीक है, पहले फोर्स लगने से पहले जब फोर्स लगा, ठीक है, तो फोर्स जब लगा तो मान लो कि ये एक्सटेंड हो गया, ठीक है, फोर्स लगा तो, और जब रिमूव किया गया फोर्स तब भी वो इसी स्टेट में रह जाएगा, ठीक है, वो इसी स्टेट में रह जाएगा, ठीक है। आफ्टर रिमूविंग स्टेट फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। तो आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, जब हमने फोर्स को, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया तो वो इसी स्टेट में रह गया, ठीक है। तो इस तरह के फोर्स को बोलेंगे, इस तरह के बॉडी को हम बोलेंगे एल प्लस डेल्टा, ठीक है, एल प्लस डेल्टा बॉडी को हम बोलेंगे प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। तो क्लियर है? हाँ जी। तो Yes, बोलो। sir. Yes, sir. एक मिनट, मेरा कुछ
सर वैसे ये वाला चैप्टर कब तक खत्म होगा, कितने लेक्चर्स में? क्या? ये वाला चैप्टर कितने लेक्चर्स में खत्म होगा? क्या? अच्छा, कि चैप्टर खत्म हो जाएगा ये 3-4 क्लास, 5 क्लास ज्यादा मैक्सिमम। सर इसके बाद ऑसिलेशन वाला करवा दोगे? क्या चीज बात है? ऑसिलेशन वाला, वेव एंड ऑसिलेशन। कोर्स आपने पढ़ लिया वो? नहीं सर, स्कूल में कराया लेकिन समझ में नहीं आया, और वो पेपर बता टीचर बता रहे थे कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो। अच्छा, स्कूल के लिए? हाँ यस सर। तो वहाँ पे हाँ, एक मिनट। तो स्कूल में तो यार, स्कूल में तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा। स्कूल में जो एग्जाम होते हैं उसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। हाँ सर आते हैं। यस सर। अच्छा, कितने न्यूमेरिकल होते हैं, कितने, कैसे पैटर्न कैसे होते हैं, कोई बताएगा? सर ठीक ठाक आते हैं इसमें भी। या सर फिजिक्स वो में सॉल्व तो भी? सर 60% सर न्यूमेरिकली आते हैं और 40% ही मतलब थ्योरी आती है। अच्छा, तो वहाँ पे ऐसे एमसीक्यू भी रखता है क्या उसमें? यस सर। कितने रहते हैं एमसीक्यू? सर 16। अच्छा, 16 रहते हैं ना? सर 16 एमसीक्यू होती हैं और 4 असेशन एंड रीजन वाले होते हैं। अच्छा, ठीक। हम्म, ठीक है। तो ऐसा करेंगे ना हम लोग ना, जो लास्ट वीक होगा ना, जैसे कि हम लोग का 8 तक क्लास चलेगी, ठीक है, तो लास्ट वीक जो है वो 2 या 3 से शुरू होगी, 3 से 8, ठीक है, तो उसमें वो कर लेंगे। ओके, ठीक है, आप लोग एक बार ना सर 8 स्टार्ट के कर बाद लीजिए। क्लास नहीं होगी? क्या बोले? सर 8 तारीख के बाद क्लास कब तक नहीं होगी सर? नहीं, उसके बाद तो आप लोग का एग्जाम भी शुरू हो जाएगा ना। देखो, सर आज एग्जाम से तो तो है हमारी 13 से, सर कितने दिन की छुट्टी मिलेगी सर, मैं ये पूछ रही हूँ। कितने कितने दिन की? सर कितने दिन की छुट्टी मिलेगी सर अवंती से? सर फिर नेक्स्ट क्लास कब होगी हमारी उसके बाद? आज के बाद देखो एग्जाम के बाद, शायद आपकी 12th क्लास में अप्रैल फर्स्ट वीक से शुरू होगी, ठीक है। सर 12th नहीं पूछ रहे, मतलब हमारी क्लासेस पेपरों के बाद कब शुरू अप्रैल होंगी? फर्स्ट वीक। डायरेक्ट? अप्रैल फर्स्ट वीक हाँ नहीं भाई। होगी, क्योंकि पेपर देखो, आप लोग का पेपर शायद मान लो कि 15 फरवरी से लेकर, ठीक है, 15 फरवरी मार्च तक लगभग चलेगा, ठीक है। ये रेंज हम लोग लेकर चलते हैं कि इतने दिन तक पेपर चलेगा, फिर 15 डे का आप लोग को ब्रेक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर फर्स्ट वीक में अप्रैल में शुरू हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि तो इस समय 11th का देखोगे तो होली वगैरह भी आ जाएगी, ठीक है, होली वगैरह भी आ जाएगी, तो उसमें भी तो ब्रेक चाहिए ना, ठीक है। सर 11th का और हाँ सर जो सर। 11th का पोर्शन बच जाएगा? 12th के बाद रिवीजन होगा, उसमें कराएंगे। हाँ, 12th के बाद जो होगा ना, क्योंकि देखो 12th का जब स्टार्ट होगा 12th, तो 12th अक्टूबर में खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अक्टूबर में जब खत्म हो जाएगी ना, तो फिर अपने पास नवंबर बचेगा, ठीक है, दिसंबर बचेगा, और जनवरी का मान लो 15 डेज बचेगा, ठीक है, तो 2.5 मंथ बचेंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग करेंगे फिर वो चीजें। ओके, बिल्कुल सर, लेकिन ठीक है। दिक्कत ये है, आप लोग का यस सर। 11th जो है ना, 11th अगर मान लो आपका 11th भी अगर मान लो फेब में सॉरी अप्रैल में शुरू होता, ठीक है, जैसे कि और कोचिंग वगैरह में होती है, अप्रैल में शुरू हो जाती है, तो वो जो है ना मैक्सिमम जनवरी तक जाते जाते एंड हो जाती है 11th, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि आपका जो 11th है वो कब स्टार्ट हुआ है, सितंबर में स्टार्ट हुआ है ना, यस सर। कि नहीं? तो देख लो कितना मंथ लेट है, मई जून सर जुलाई 2 अगस्त, मंथ।
ये ये लिख सब दिया। आधा आधा सिलेबस हो गया। मुझसे 5 मंथ लेट है ना, 4 मंथ जानते हो, 4 मंथ में तो अब जो जितना टॉपिक बचा हो तो आराम से हो जाता। सर फोर्थ मंथ Yes, में बुक खत्म कर दी हमारी फर्स्ट वाली। क्या बोल रहे हैं? सर 4 मंथ में ही हमारा ये इतना सिलेबस पूरा हो गया। हाँ वही ना, क्योंकि देखो आप अभी जो आपका पूरा हुआ ना मैकेनिक्स, ये भी आपस, अगर मैकेनिक्स की बात करें जो रोटेशन तक हुआ, ठीक है, और ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन को भी इंक्लूड कर लें, ठीक है, तो मेजर पोर्शन तो यही है। अब जो चैप्टर है ना वो इजी, क्योंकि देखो फिजिक्स सीखने के लिए ना वो मैकेनिक्स और ग्रेविटेशन तक ही मेन फिजिक्स सीखना है, ठीक है, उसके बाद तो चीजें इजी हो जाती है, ठीक है, उसके बाद तो चीजें इजी हो जाती है, जैसे सॉलिड हो गया, फ्लूइड हो गया, थर्मल फिजिक्स हो गया, ऑसिलेशन और वेव हो गया, तो ये सब इजी इजी टॉपिक है, ज्यादा टफ नहीं आते इससे क्वेश्चन, अगर जेमेंस की बात करें, ठीक है। तो मेन मैकेनिक्स ही था वो, जो हम सीखने का जो हम काम किए ना वो ग्रेविटेशन तक हो गया, अब देखो ये सब चीजें क्या आ रही है, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन आती है ना, अगर इस पे बात करें या फ्लूइड और वगैरह की बात करें तो इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और ये सब चैप्टर ना जल्दी जल्दी निकलते हैं। तो जो 4 मंथ अपना जो हमने लेट स्टार्ट किया ना, तो अब जो चीजें बची थी ना, अगर हमें 3 मंथ भी मिल जाता ना तो उसी में ये एंड हो जाती। मान लो 1 मंथ ज्यादा से ज्यादा लगता थर्मल फिजिक्स में, 1 मंथ लगता SHM वेव वगैरह में, और 1 मंथ तो ये काफी है इसके लिए, फ्लूइड और सॉलिड के लिए। तो अब बचा क्या, क्योंकि मेजर जो पर्सन है अपना कौन कौन बचा हुआ देखो, अ, एक तो सॉलिड, सॉलिड तो मतलब खत्म ही हो जाएगा अपना इस मंथ में, ठीक है, एंड तक। तो एक फ्लूइड बचा, ठीक है, तो फ्लूइड के लिए मान लो 15 डे लगता, 15, ठीक है। हम पहले देख लेते हैं फ्लूइड बचा, फिर थर्मल फिजिक्स बचा। थर्मल फिजिक्स भी आप एक बड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर आ जाते हैं, ठीक है। थर्मल फिजिक्स बचा, ठीक है, और फिर SHM एंड वेव बचा, ठीक है। तो SHM और वेव भी, तो 1 मंथ इसमें लगता, ठीक है, मान लो सर 1.5 मंथ इसमें थर्मोडायनेमिक्स लगता भी। है, यस डेढ़ सर। मंथ नहीं 1 मंथ, और मैक्सिमम 15 डेज में लगता था। यानी सर ये दोनों जो है ना, ये दोनों 2 मंथ में खत्म हो जाते हैं और 15 डे में ये, तो 2.5 मंथ भी अपने को रहता है ना अपने से, ठीक है, तो हो जाती है चीजें, समझ गए। तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि जब हम रिवीजन करेंगे ना, क्योंकि हमें वहाँ पे 2.5 मंथ मिलेंगे, ठीक है, 2.5 मंथ मिलेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम रिवीजन के तौर पे उसको कर लेंगे, ठीक है, और रिवीजन के तौर पे हम कोशिश करेंगे कि 1.5 मंथ में या तो 1.5 मंथ में ही उसको खत्म कर दें, और फिर जो 1 मंथ मिलेगा उसमें रिवीजन वगैरह क्रैश कोर्स की तरह हम लोग करेंगे। ओके, ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है, हाँ जी, चेक नहीं करो कोई, तो किसी को और कुछ पूछना तो नहीं है, बोलो। सर हाँ 8 सर। फेब तक कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये चैप्टर तो अच्छा 8 तक, क्योंकि देखो इस मंथ में तो ये चैप्टर हमें खत्म कर देना है, ठीक है, इस मंथ में देखो आज एक क्लास और अगले वीक में 4 क्लास, तो उसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो इस मंथ में तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले मंथ में आप लोग का जो होगा तो हम लोग ये कर लेंगे, रिवीजन वगैरह कर लेंगे, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो, ठीक है। अजय गौरव, चेक नहीं करो सर यार, फ्लूइड तक करवा दो। क्या? सर सर 8 फ्लूइड भी करवा दो 8 तक। ठीक है, देखेंगे लास्ट वीक में अगर होगा तो फिल्म ही करवा देंगे, ओके। ठीक है सर। तो चलो, चलो फिर शुरू करते हैं, और बात कर लिए हम लोग, तो अब स्टेज पे आ जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। कि अगर कोई बॉडी है मान लो, ठीक है, कोई मान लो एक रॉड है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए है, ठीक है, और इस रॉड पे मान लो कि फोर्स लगा इधर एफ फोर्स, ठीक है,
तो ये जो फोर्स है वो डिफॉर्मिंग फोर्स होगा, क्योंकि ये फोर्स के कारण ये आगे जाना चाहेगा। तो यहाँ तो ये ब्लॉक है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये बंधा हुआ है, तो इधर भी मान लेते हैं कि जो नॉर्मल वगैरह लगेगा, जो ये देखो ये आगे जाना चाहेगा, तो ये जो वाल है जहाँ से ये क्लैंप किया गया है वो भी इसके फोर्स इधर लगाएगी, ठीक है। तो अगर तभी ये यहाँ पे रुकेगा, अगर ये जो वाल है ये फोर्स नहीं लगाती तो ये आगे चली जाती, ठीक है। तो जिस चीज से भी ये हिंज है, जिससे भी ये बंधा हुआ है, ठीक है, वो फोर्स इधर लगाएगी, ठीक है। तो स्ट्रेस को डिफाइन किया गया, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द डिफॉर्मिंग बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू, ठीक है, और स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे, ठीक है, सिग्मा से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो लिख देता हूँ सेकंड से, ये स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे, ठीक है। स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू, ठीक है, हो जाएगा फोर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स जो भी एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, फोर्स परपेंडिकुलर जो है वो एरिया के परपेंडिकुलर जो भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर जो है फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया है, ठीक है, टू एरिया, ठीक है। तो ये जो है डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, तो स्ट्रेस जो आ गई फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहाँ से तो ये आ गई फोर्स बाई एरिया है। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो होगा क्या ना कि जब तुम इस पे फोर्स लगाओगे ना तो बॉडी चाहेगी, बॉडी का जो इंटरनल जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगी, और वो जो फोर्स है वो इक्वली लगेगी, ठीक है, क्योंकि वो इक्वल फोर्स लगेगी, वो इक्वल फोर्स से चाहेगा कि वो रीगेन करे, ठीक है। तो हम स्ट्रेस को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इंटरनल जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, कि इंटरनल जो रिस्टोरिंग फोर्स है अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी फोर्स ही हो जाएगा, ठीक है। या उसी से यहाँ से आ गया फोर्स एक्सटर्नल अपॉन एरिया, ठीक है, क्योंकि जब हम डिफॉर्म करेंगे ना तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी उतने ही अमाउंट में लगेगा, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम का कंडीशन हम कर ले तो एट इक्विलिब्रियम हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेस जो होगा वो फोर्स एक्सटर्नल अपॉन एरिया, ठीक है। तो हम स्ट्रेस को ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल अपॉन एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो एक्चुअली तुम देखो कि जो स्ट्रेस है, ठीक है, जो स्ट्रेस है, ठीक है, वो आया अपना जो कि हमने सिग्मा से डिनोट किया एक था बार इससे stress। पहले स्लाइड दिखा दीजिए सर। ये फोर्स एक्सटर्नल है। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स जो उसको डिफॉर्म कर रहा है। क्लियर है? यस यस सर। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। तो सिग्मा स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं कि सिग्मा इक्वल टू एफ पाई एरिया। तो अगर यहाँ से हम यूनिट देखें, यूनिट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, यूनिट जो हो जाएगा, यूनिट जो हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन बाई, फोर्स को हम न्यूटन और एरिया को मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, न्यूटन मीटर के पावर -2, ठीक है। तो ये यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
अगर फिर हम डायमेंशन की बात करें तो ये एसआई यूनिट है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट है। तो अगर हम डायमेंशन की बात करें, ठीक है, तो डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन में देखोगे फोर्स अपॉन एरिया है, तो फोर्स का जो डायमेंशन होगा M/L/T-2, ठीक है, और एरिया का डायमेंशन L2, ठीक है। तो एक एल से एल कैंसिल होगा और ये एक एल ऊपर जाए तो एल के और -1 बच जाएगा, यानी ML-1 T-2, ठीक है। तो यूनिट ये हो जाएगा, डायमेंशन ये हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके। क्लियर है? चलो, तो ये हो गई, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, सर इसकी एक बार डायमेंशन बताओ क्या क्या कर रही हूँ। ओके सर। हो गया सर। इसलिए यार 1 मिनट हो गया, मैं काम कर लेता हूँ। 1 मिनट रुकना। तो ये हो गई। अब देखो थोड़ा सा हम टाइप देख लेते हैं। हाँ, ये क्लियर है ना? डिफॉर्मिंग फोर्स, देखो एक प्रेशर भी होता है, ठीक है, प्रेशर भी जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। किसी भी चीज पे जो प्रेशर भी होता है ना वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यूनिट की अगर बात करें ना, तो प्रेशर का यूनिट भी वही आएगा, डायमेंशन भी प्रेशर का वही आएगा, ठीक है। लेकिन प्रेशर में देखो, प्रेशर की अगर बात करूं तो प्रेशर सिर्फ कंप्रेसिव नेचर का होता है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर कोई भी चीज को सिर्फ प्रेस कर सकता है, ठीक है, वो उसका जो नेचर होता है वो सिर्फ कंप्रेसिव होता है। लेकिन स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस या तो बॉडी को कंप्रेस भी कर सकता है और इलोंगेट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, थोड़ा सा। और प्रेशर जो है ना, तो किसी भी चीज पे जो प्रेशर प्रेशर लगती है, ठीक है, और स्ट्रेस, ठीक है, दोनों का जो यूनिट है और डायमेंशन है वो सेम है, ठीक है। फॉर्मूला भी देखोगे तो सेम ही है, ठीक है, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, ठीक है, उसी तरह से देखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला और डायमेंशन और यूनिट तीनों सेम है, ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो इस बार अभी जो एग्जाम हो रहे हैं तो यूनिट एंड डायमेंशन से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। हर एक शिफ्ट में देखो तो 1 से 2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। कल के जो मॉर्निंग शिफ्ट था उसमें 2-2 क्वेश्चन था, पर परसों का जो मॉर्निंग शिफ्ट था उसमें भी 2-2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशन से डायरेक्ट 2-2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, यस सर। ठीक है। एक और हर एक शिफ्ट में तो एक तो रहता ही है, या तो यूनिट एंड डायमेंशन या एरर से, ठीक है। एरर भी उसी का पार्ट है यूनिट एंड मेजरमेंट का है, ठीक है। तो या तो एरर से पूछ ले, या तो
डायमेंशन से पूछ ले, और ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो डायमेंशन से ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है, एनालिसिस से ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मैं एक दिन वो सब भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपका 11th के जो भी पार्ट हो कवर हो चुका है वो सब वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। रोटेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेंटर ऑफ मास से हमने जो कैविटी वाला क्वेश्चन पूछा था कि कैविटी बना देंगे तो कितना शिफ्ट होगा सेंटर ऑफ मास, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में हमने जो पढ़ा था कि बैंकिंग ऑफ फ्लूइड में मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया। इस पर फार्मूला का क्वेश्चन आ गया, जो फार्मूला आप देखना बैंकिंग ऑफ फ्लूइड में, ठीक है। जब फ्रिक्शन के साथ बैंकिंग होती है तो मैक्सिमम हमने बताया था ना कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना, मिनिमम कितना, याद है किसी को? यस सर। हाँ जी बोलो, ठीक है, उससे डायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो फिर अगर बात करें काइनेमेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हमने पढ़ा, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा, उस सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, जो जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको फार्मूला याद है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि उसमें इतना बहुत बड़ा कंसेप्ट लग गया, ठीक है, वो होगा ही नहीं सॉल्व, वो फार्मूला भी लगाने पे नहीं होगा, वैसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, कैलकुलेशन तो ना के बराबर ही मान लो, ठीक है। अगर जेई का एग्जाम दे रहे हो तो उतना तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा केमिस्ट्री थोड़े है ये जो बिना कैलकुलेशन के आंसर ला दोगे, ठीक है, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, डायमेंशन पे क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है, क्लियर है? यस तो इसलिए डायमेंशन को ऐसा नहीं समझना कि हर एक चीज में डायमेंशन और यूनिट लिखा रहा है तो इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि डायरेक्ट डायमेंशन से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। कल तो जो इवनिंग शिफ्ट में आया था 5 क्वांटिटी लिखा हुआ, 4 क्वांटिटी लिखा हुआ था, चारों का डायमेंशन वो मैचिंग था कि किसका कौन डायमेंशन है, ठीक है। तो फिर अगर हम बात करें टाइप ऑफ, देखो तो स्ट्रेस हो गया, ठीक है, स्ट्रेस तो हो गया, हमने यूनिट भी देख लिया, डायमेंशन भी देख लिया, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया, इसका जो सिंबल होता है वो सिग्मा होता है, ठीक है, इक्वल टू एफ बाई ए, ठीक है, मतलब ये है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो टाइप ऑफ स्ट्रेस में, ठीक है, तीन, दो टाइप के होंगे, अगर दो या तीन, ठीक है, हम तीन भी कर लेंगे डिवाइड, ठीक है। तो सबसे पहला जो आएगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, देखो, व्हेन अ स्ट्रेस इज नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया देन इट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। जब स्ट्रेस जो होती है वो जब नॉर्मल हो जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर हो जाए, तो उस तरह के स्ट्रेस को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने डिफाइन किया था ना स्ट्रेस में, तो वहां पे भी हमने परपेंडिकुलर वाला ही लिया था, ठीक है, कि फोर्स यहाँ से हटा दो यार परपेंडिकुलर। तो एफ अगर मान लो ये परपेंडिकुलर लगा, यानी ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया था उससे परपेंडिकुलर लगा, तो ये जो है, ये जो स्ट्रेस होगा, इस टाइप का स्ट्रेस जो होगा उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्लियर है? तो हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, ठीक है। तो longitudinal stress equal to F perpendicular upon area, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे जनरल स्ट्रेस को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, ना कि लॉन्गिट्यूडनल के केस में, ठीक है। तो F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, और ये जो F परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर टू एरिया है, ठीक है। जो यहाँ पे F परपेंडिकुलर है ना वो परपेंडिकुलर टू एरिया है, ठीक है। फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया, ठीक है, फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रेस को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। अब देखोगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, देयर आर टू टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। तो पहला आ जाएगा टेंसाइल, दूसरा आएगा कंप्रेसिव, ठीक है।
टेंसाइल का क्या होता है कि टेंसाइल स्ट्रेस वैसा स्ट्रेस होता है जो कि लेंथ को इंक्रीज करना चाहेगा, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है वो लेंथ को डिक्रीज करना चाहता है, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस जो होती है, ठीक है, एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए सर। ये रेड से क्या आपने लिखा हुआ है, ये समझा दोगे? फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा? फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ओके सर। ठीक है। तो अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस की बात करें, ठीक है, तो अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस की बात करें, ठीक है, तो it is the stress developed in a body due to increase in length, ठीक है, increase in length, ठीक है। तो उस तरह के फोर्स को हम बोलेंगे, स्ट्रेस को बोलेंगे टेंसाइल। यानी कि मान लो एक बॉडी है मेरे पास, ठीक है, एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी को पे हमने, ठीक है, इस बॉडी पे हमने मान लो एफ फोर्स ऐसे लगाया, ठीक है। फोर्स देखो तो एरिया के परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर है, तो टेंसाइल होगी, ठीक है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल होगी, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल में देखोगे तो ये फोर्स का जो टेंडेंसी है वो लेंथ को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो इसके कारण जो ये बॉडी का जो लेंथ है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेंथ एल से डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल हो गया, यानी लेंथ इंक्रीज हुआ। तो ठीक है, ये फोर्स का जो टेंडेंसी है लेंथ इंक्रीज करना, और जो लेंथ इंक्रीज करने के कारण जो स्ट्रेस आया, ठीक है, उस स्ट्रेस को बोलेंगे हम टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस बॉडी में जो स्ट्रेस आया, ठीक है, क्योंकि इसका लेंथ एल से एल प्लस डेल्टा एल चेंज हो गया, ठीक है। तो लेंथ चेंज होने पे ये एक तरह से बोलेंगे तो ये स्ट्रेस में आ गया, ठीक है, उसके पास स्ट्रेस हो गया, ठीक है, और वो स्ट्रेस जो होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ इंक्रीज हुआ, ठीक है, इंक्रीज हुआ। तो so the stress developed is tensile stress, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रेस आया वो टेंसाइल स्ट्रेस आया, ठीक है। तो अब मेरे पास दूसरा जो आएगा वो कंप्रेसिव है, ये क्लियर है, लिख लिया? यस सर। यस सर। तो दूसरा जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो ये होता है वो स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू डिक्रीज इन लेंथ, ठीक है। तो कोई बॉडी का जब अगर लेंथ डिक्रीज होता है तो उस लेंथ के डिक्रीज होने के कारण जो उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। तो इट इज द स्ट्रेस, ठीक है, इट इज द स्ट्रेस developed on a body due to decrease in length, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो मान लो एक मेरे पास बॉडी है, ठीक है, इस तरह का, और इस पे हमने मान लो फोर्स लगाया है, ठीक है, और इस फोर्स के कारण इसका जो लेंथ है वो चेंज हो गया, ठीक है।
लेंथ जो है वो रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी पहले लेंथ एल था तो अब एल माइनस डेल्टा एल हो गया, ठीक है। तो एल माइनस डेल्टा एल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से सर यहाँ पे जो स्ट्रेस हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो इसमें स्ट्रेस आया वो स्ट्रेस जो होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रॉड डिक्रीज, ठीक है। सो स्ट्रेस इज कंप्रेसिव इन नेचर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया और यहाँ पे जो था लेंथ इंक्रीज हुआ था, तो लेंथ इंक्रीज होने के कारण सर जो स्ट्रेस आया था। हाँ बोलो। सर इन दोनों में फोर्स 2F लेंगे। 2F नहीं है, एफ ही लेंगे ना, क्योंकि दोनों फोर्स का काम वही है ना। यहाँ पे तुम एक ही लोगे ना फोर्स, जो स्ट्रेस होगा सिग्मा फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ भी जो सिग्मा होगा, ठीक है, यहाँ भी जो सिग्मा होगा वो फोर्स अपॉन एरिया ही होगा। क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसा बना रहा था ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा था। तुम खींचोगे ना, तुम इसको खींचोगे तो ये जो जिस चीज से ये बंधा होगा मान लो, ठीक है, वो इस पे इधर फोर्स लगा देगा ऐसे, क्योंकि इसका जो टेंडेंसी है आगे जाने की है, ठीक है, इसका टेंडेंसी आगे जाने का है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो जहाँ पे इसको हिंज किया गया या जैसे भी इसको वेल्डिंग वगैरह किया गया तो वो फोर्स लगाएगी इस पे इधर, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स, अगर तुम कोई भी चीज पे एक डायरेक्शन में सिर्फ फोर्स लगाओगे, ठीक है, तो ये तो मूव करने लगेगा ना। यस ठीक है, सर, चेंज नहीं। यहाँ यहाँ पे जो फोर्स है दोनों डायरेक्शन में इधर ऐसे और ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो दोनों फोर्स ही कंप्रेस करेगा ना। अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे इसमें मान लो, तो ये तो सीधा मूव करना शुरू कर देगा, इसमें डिफॉर्मेशन आएगा ही नहीं। यहाँ पे फिर सर टोटल फोर्स 2F लेंगे या फिर F ही लेंगे? एफ 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 ठीक है सर। ओके। तो ठीक है, टाइप में हमने सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल देखा और लॉन्गिट्यूडनल का फिर हमने दो टाइप देखा, टेंसाइल और कंप्रेसिव। क्लियर। तीसरा होता है वॉल्यूम स्ट्रेस या जिसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम स्ट्रेस की बात करें, ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेस की मान लो कि मेरे पास कोई ऐसा बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है मेरे पास, ठीक है, इसमें इसका कुछ अपना वॉल्यूम होगा, ठीक है, ना कुछ इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो इस पे अगर मान लो हमने चारों तरफ से मान लो हर एक डायरेक्शन से, ठीक है, फोर्स लगाया इस पे ऐसा, ठीक है, तो हो सकता है कि हम फोर्स आउटवर्ड या इनवर्ड कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। मान लो कि हमने आउटवर्ड लगाया, ठीक है, तो सॉरी इनवर्ड लगाया, ठीक है, सभी डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यानी इस पे नेट फोर्स जो है वो जीरो है, ठीक है, नेट फोर्स जीरो है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फोर्स ऐसे ऐसे लग रहे हैं, ठीक है, एरिया के परपेंडिकुलर इस तरह के फोर्स लग रहे हैं, तो यहाँ पे जो इसमें जो स्ट्रेस आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे लेंथ चेंज नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे लेंथ चेंज नहीं होगी, यहाँ पे इसका वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। कि हो सकता है कि ये पहले ओरिजिनल वॉल्यूम ये था, अब ये फाइनल वॉल्यूम ऐसा हो जाए, ठीक है, ऐसा शेप बन जाएगी, ठीक है। फाइनली फाइनली हम इसको ऐसे बना दें कि ये बन जाए, ठीक है, यानी वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगा ना, वो उसको हम वॉल्यूम स्ट्रेस बोलेंगे। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम स्ट्रेस जो होगा ना, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है, एफ बाई एरिया, ठीक है। और जो एरिया होगा ना, जो भी फोर्स इसका जो सरफेस एरिया है ना, वो लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि सभी डायरेक्शन में हर एक एरिया पे फोर्स लग रहा है, तो छोटा छोटा एरिया लोगे ना, तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो फोर्स है वो चारों तरफ से हर एक डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। क्योंकि मान लो कि आप एक नदी में मान लो या पानी के अंदर, ठीक है, कोई बॉल रखा हुआ है, तो पानी के अंदर कोई बॉल है, तो उसमें क्या होगा कि पानी का प्रेशर हर एक डायरेक्शन से उस पर लगेगा, ठीक है। वाटर का या लिक्विड का जो प्रेशर है
वो हर एक डायरेक्शन से उस पे लगेगा, ठीक है, यानी फोर्स हर एक पॉइंट पे लगेगा, ठीक है। तो जो वॉल्यूम स्ट्रेच हो जाएगा वो फोर्स अपॉन एरिया है, ठीक है। और वो जब एरिया लेंगे ना तो टोटल सरफेस एरिया लेंगे, ठीक है, जो भी उस बॉडी का जो भी स्फीयर है, ठीक है, जैसा भी शेप हो, ठीक है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया लेंगे। क्लियर है? यस सर। हाँ जी। तो सर ये हो गई। सर सर भाई इसी बोलो। एरिया वाले से एक डाउट था कि अगर कोई भी टेंशन या फोर्स एक सरफेस पे लग रही है तो उसके जो सरफेस है उसका एरिया लेंगे या पूरी बॉडी का लेना पड़ेगा, मतलब जैसे कोई एक क्यूब के उस पे लग रही है तो उसके सिर्फ सरफेस का एरिया लेंगे ना जहाँ लग रही होगी। क्यों मतलब एक एक क्यूब देखो, क्योंकि जो वॉल्यूम वाला है, अगर वॉल्यूम चेंज होना है ना तो वॉल्यूम चेंज इसका कब होगा, जब तुम हर एक डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तभी चेंज होगा वॉल्यूम। तुम सिर्फ एक डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे या दो डायरेक्शन में चेंज फोर्स लगाओगे, ठीक है, मान लो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में तुम फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो ये तो फिर मूव करेगा ना। अगर मान लो कि हाँ तुम ऐसा चाह रहे हो क्योंकि तुम इस पे एक तरह से मान लो दोनों तो इधर और इधर फोर्स लगा ये रहे हो, सब तब तो ये इसका लेंथ चेंज करेगा ना, ये लेंथ चेंज होगा और तो वॉल्यूम चेंज हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो ये जो आएगा ना स्ट्रेस, को एक तरह से बोल सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ गया। ओके सर, वहाँ वही डाउट था। हाँ, तो मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में जो फोर्स होगा वो सभी डायरेक्शन से हर एक पॉइंट में लगेगा, ठीक है, या वो कंप्रेसिव हो सकता है या इलोंगेटिव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा कंप्रेसिव ही लगेगा, हो सकता है कि इस तरह का फोर्स लग रहा है, ठीक है। मान लो कि ऐसा हो सकता है कि अंदर का प्रेशर ज्यादा, मान लो कि बैलून बैलून के केस में क्या होता है कि तुम बैलून में जब हवा भरते हो तो बैलून के हर एक सरफेस पे बाहर की तरफ फोर्स लगता है, ऐसे, है कि नहीं? बोलो। तो बैलून के केस में जो फोर्स है वो बाहर के आउटवर्ड फोर्स है, और इसके केस में जो फोर्स है वो इनवर्ड फोर्स है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, ठीक है। तो दोनों के कारण आपने एक बार सुना था कि कोई गया था टाइटैनिक देखने, तो उसका जो जिससे गया था वो ब्लास्ट कर गया था, तो वहां पे जो हुआ था वो एयर प्रेशर, ये सॉरी लिक्विड के प्रेशर के कारण ही हुआ था, ठीक है, समझ गए कि सर अभी वहां पे और जो भी इतना, टॉपिक्स कराओगे? क्या बोले? सर अभी और भी टॉपिक्स कराओगे? नहीं, लेकिन लगभग हो ही गया, एक और कर लेते हैं पहले, ठीक है, जो कि ये है सीयर स्ट्रेस। तो ये हो गया, ठीक है। चलो टाइम भी हो रहा है तो ऐसे कर लेते हैं इसको। सीयर स्ट्रेस क्या होता है कि मान लो अगर मेरे पास एक ऐसा बॉडी है, मान लो, ठीक है, ऐसा बॉडी है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। इस तरह का है। और इस बार जो तुम फोर्स लगा रहे हो, वो फोर्स जो है वो तुम ना तो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर नहीं लगा रहे हो, ठीक है, जो फोर्स लगा रहे हो तुम इस तरह से लगा रहे हो, ठीक है, इस तरह से फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से फोर्स लगाओगे तो तुम अगर साइड व्यू से देखोगे ना, तो साइड व्यू से तुम्हें पता चलेगी कि अगर मान लो कि सिर्फ सामने वाला फेस को देखो, ठीक है, इस फेस को देखोगे तो पहले ये फेस कुछ इस तरह से दिख रहा था, ठीक है, पहले जो है ये फेस इस तरह से दिख रहा था, और जब तुम फोर्स लगा दोगे तो ये सीयर हो जाएगा, ठीक है, सीयर होकर ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ये थोड़ा इधर टिल्टेड जैसा हो जाएगा, ठीक है, तो ये फाइनली कुछ इस तरह का दिखेगा, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। बोलो। तो ये तुमने तब फोर्स हो लगाया इस पे तो फाइनली ये इस तरह का हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये बोलो। तभी तो पॉसिबल होगा जब ये किसी रिजिड क्या बोला? सपोर्ट से जुड़ा हो। हाँ देखो क्या बोला। सर ये तभी तो ऐसा ट्विस्ट कर सकता है जब ये किसी रिजिड सपोर्ट से जुड़ा हो।
हाँ हाँ, नीचे से ये मान लो कि नीचे इतना सफिशिएंट रफ है कि ये मूव ना करे, ठीक है, और इस पे हमने फोर्स लगे तो ये थोड़ा टेल्टेड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रेस, तो देखो इस बार जो फोर्स लग रहा है ना, इस बार फोर्स देखोगे तो इस एरिया के पैरेलल फोर्स लग रहा है, हम इसको बोल सकते हैं टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं, जो ये फोर्स लगा इसको हम बोल सकते हैं टेंजेंशियल फोर्स, यानी इस सरफेस के एलोंग लग रहा है, ठीक है, इसको हम ऐसे टेंजेंशियल फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पैरेलल फोर्स बोल सकते हैं, जैसे कि हमने लॉन्गिट्यूडनल के केस में लिया था परपेंडिकुलर टू एरिया, और हम इसको बोल सकते हैं इस सरफेस एरिया के पैरेलल है फोर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है ना, शियर स्ट्रेस, ठीक है, शियर स्ट्रेस जो है ना, वो हम बोल सकते हैं फोर्स पैरेलल अपॉन एरिया, ठीक है। और पैरेलल फोर्स जो है वो पैरेलल कुछ और नहीं, वो फोर्स along पैरेलल टू एरिया वेक्टर, ठीक है, हम बोल सकते हैं फोर्स पैरेलल टू एरिया, ठीक है, एरिया यानी ये जो एरिया है इसके पैरेलल है, फोर्स पैरेलल टू एरिया, ठीक है। तो इस तरह के जो फोर्स होंगे, ठीक है, इस तरह के जो चीज होंगे उसको हम शियर स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। और इसका जो भी वैल्यू वगैरह होगा वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया ये वैल्यू होगा, ठीक है, हम इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे, इस तीनों पे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, टेंजेंशियल पे, लॉन्गिट्यूडनल पे, फिर वॉल्यूमेट्रिक पे, फिर शियर पे, ठीक है, सभी पे न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी स्ट्रेस देखा, फिर हमें स्ट्रेन भी देखना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम पहले कर लेंगे स्ट्रेन वगैरह, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल आएगा, ओके। ठीक है सर। चलिए, ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। बाय सर। बाय सर। चलो बाय एवरीवन, बाय। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। बाय सर। चलो बाय बाय सर, एवरीवन, थैंक यू सर। बाय। जय हिंद सर।